हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 157 है। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो का यही खासियत है कि आप अगर टीजीटी का भी देना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन का जो लेवल रहता है अधिकांश पीजीटी का ही रहता है। तो इसमें आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों कर सकते हैं, उसमें एलटी ग्रेड भी दे सकते हैं। तो ये आपका जीआईसी लेवल का भी क्वेश्चन इसमें रहता है। तो मतलब ये प्रवक्ता के लिए आप जितने भी पद होते हैं उनके अलावा नीचे जितने भी पद आएंगे सभी आ जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और सीरियस होकर पूरा वीडियो देखिए। पेन और कापी जरूर लेकर बैठा करिए और उसमें जो इंपॉर्टेंट लगे कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लिया करिए, जिससे कि आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ही बार बार यूपी जो टीजीटी या पीजीटी हो या एलटी ग्रेड का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं या नवोदय का भी देखें कि बहुत सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वहां से भी आप देखेंगे कि यही सब क्वेश्चन जो है बार बार आता है। इसलिए हम बार बार प्रैक्टिस सेट लाते हैं अलग अलग पब्लिकेशन का, और कुछ अपने से बनाते हैं, कुछ गूगल से सर्च करते हैं, जहां से हो सके वहां से प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास करते हैं। और हमारा यही प्रयास करता रहता है कि क्वेश्चन जो है नया रहे, थोड़ा नया रहे क्वेश्चन, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छा हो सके। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार का नोटिस अगर चाहते हैं कि नोटिस आपको कैसे मिलेगा, इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा किसी वैकेंसी की लेकर, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उससे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत से नोटिस और आपको मैगजीन मिल जाते हैं, जिससे कि आप वहाँ पे कुछ सूचनाएं जो होती हैं वो उसमें दे दिया जाता है, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो इसमें नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप यूपीएससी इन्फो 24 सर्च करते हैं टेलीग्राम पे तो हमारा चैनल भी वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो आते हैं हम उस पर डाल देते हैं, वहाँ से आप हो जाएंगे। और आप लोग तैयारी को जी जान से लगे रहिए। एमपी भी अपना टेट कराने वाला है, उसमें आपका प्राथमिक से लेकर अपर तक की जो भी वैकेंसी है सब आने वाली है और वो जल्दी ही आएगी। मतलब नोटिस उसका आ चुका है और पूरा इन्फॉर्मेशन, और मार्च तक सभी वैकेंसियां मतलब निकाल देगा, फार्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, परीक्षा भी आगे करा लेगा। तो अब पेपर बहुत नज़दीक है। इधर एलटी ग्रेड का भी पेपर आने वाला है। तो एलटी ग्रेड का केबीएस का एग्जाम का तो डेट कल खत्म हो गया है, 2 तारीख, सॉरी 2 तो आज है, आज तक है। अगर आप नहीं डाले हैं तो आज तक डाल दें, तो आप तैयारी में जुट जाइए। आपका फरवरी के लास्ट तक केबीएस का एग्जाम हो सकता है। दोस्तों, देरी ना करते हुए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो 51 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है ये बताना है। ऑप्शन 1 है संविधान के संरक्षण की भूमिका में, ऑप्शन 2 है सलाहकार की भूमिका में, ऑप्शन 3 है देश के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी की भूमिका में, ऑप्शन 4 है अपने रिक्त अधिकार क्षेत्र में। तो किसमें दोस्तों भिन्न है, तो वो हो जाएगा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, सलाहकार की भूमिका में। यहाँ पे जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी मतलब वो सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति माने या ना माने ये उसके स्वेच्छा पे है, तो लेकिन सलाह ले सकता है। आगे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। ऑप्शन 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 है ब्रिटेन, ऑप्शन 3 है चीन और 4 है भारत। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है, तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। ऑप्शन 1 है फाइनर ने, ऑप्शन 2 है कासल्स ने, ऑप्शन 3 है रोडी ने, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर 53 का 1 सही हो जाएगा, फाइनर ने। ऑप्शन क्या है 1 सही है, फाइनर महोदय ने दबाव गुटों को मतलब अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से
कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है? ऑप्शन 1 है दबाव समूह जनतांत्रिक प्रक्रियाओं की अभिव्यक्ति के साधन है। ऑप्शन 2 है दबाव समूह शासन के लिए सूचना एकत्र करने वाली संगठन है। दबाव समूह सरकारी निरंकुश को सीमित करते हैं। दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, तो ये उसका कार्य नहीं है, ऐसा नहीं है। दो दबाव समूह होते हैं, कभी धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भाषण देते हैं, एकजुटता बनाते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन वो कहीं असंवैधानिक तरीकों का नहीं है। असंवैधानिक तरीकों का ये होता है कि आप किसी मतलब मार करें, झगड़ा करें, फायरिंग करें, ये सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। धरना एक मतलब नियम से होता है कि हाँ यहाँ पे बैठ गए और दबाव बना रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, वैसा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बार बार खराब नीतियों का ही पालन करते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी के सब उसके कार्य है, दबाव समूह जो है सब उसके कार्य हैं, तीनों के तीनों कार्य हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये तीनों कार्य हैं। आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? दबाव जो समूह होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 कह रहा है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। ऑप्शन 2 है भौतिक विकास के लिए कार्य करना। ऑप्शन 3 है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, धर्म की रक्षा करना। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर 3 सही हो जाएगा। अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है, जो दबाव समूह होते हैं। इसीलिए वो राजनीतिक जो सरकारें होती हैं उन पे अपना दबाव बनाते हैं, प्रदर्शन के माध्यम से, लाभी प्रचार आदि के माध्यम से वो क्या करते हैं, अपना मतलब दबाव बनाते हैं जो उस समय सरकारें होती हैं। आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दबाव समूह ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया, यह किसका विचार है? ऑप्शन 1 है फाइनर का, ऑप्शन 2 है ब्राइस, ऑप्शन 3 है डाइसी, ऑप्शन 4 है लास्की। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका 1 सही हो जाएगा। 56 का जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, फाइनर, ठीक है। दबाव समूह ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया है, यह किसका विचार है? तो ये फाइनर महोदय का विचार है, ऑप्शन 1 सही है। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया उनमें सम्मिलित थे, क्या क्या सम्मिलित थे ये बताना है। ऑप्शन 1 है मतलब एक कूट है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान, खुला मतदान, महिला मताधिकार। कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो दोस्तों 1 और 2 सही है, 2 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, या ये सभी सही है। तो दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जो चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया था उसमें ये चारों बातें सम्मिलित थी, इसलिए सभी क्या है, सभी सही हैं। उसने जो किया, समर्थन किया, उसने माना कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और आप देखते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व हमारे जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति उनका चुनाव इसी के माध्यम से होता है। फिर बहुल मतदान होता है, खुला मतदान भी होता है, महिलाओं का मताधिकार है। तो ये चारों बातों का उन्होंने जिक्र किया था, तो आंसर आपका ये सभी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? ऑप्शन 1 है मार्क्स, ऑप्शन 2 है जेएस मिल, ऑप्शन 3 है रूसो, ऑप्शन 4 है लाक। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जेएस मिल, ठीक है। जेएस मिल जो थे एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक थे, जेएस मिल, इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? निम्नलिखित में से कौन, सिर्फ शिक्षित लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं को मतदान देने के समर्थन करता है? ऑप्शन 1 है लाक, रूसो, मिल, ग्रीन। तो कौन करता है दोस्तों? तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, मिल महोदय करते हैं कि सिर्फ शिक्षित लोग ही मताधिकार के जो है मताधिकार देने के योग्य हैं, ऐसा मिल का मानना था। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा है? राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा है? ऑप्शन 1 है लास्की, 2 है ब्राइस, 3 है लावेल, 4 है वर्क। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 60 का आंसर 2 सही हो जाएगा, ब्राइस, ठीक है। राजनीतिक दल से कहीं अधिक
प्राचीन है, यह किसने कहा है? तो ये ब्राइस महोदय ने कहा है, ब्राइस। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आगे चलते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 2 है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन 3 है जनगणना आयोग द्वारा और ऑप्शन 4 है परिसीमन आयोग द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको उम्मीद है कि जितने लोग देख रहे होंगे उसमें से ज़्यादा से लोग गलत करेंगे इसका आंसर। अगर आप अभी आंसर नहीं दिए हैं तो अब दीजिए, अभी हम आंसर बताते हैं और अपने आप को जांचिए, ठीक है। सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 सही हो जाएगा, ठीक है। परिसीमन आयोग, अधिकांश लोगों ने निर्वाचन आयोग लगाया होगा जो कि गलत है। इसका आंसर हो जाएगा परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन 4 सही है। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? यदि कोई अधिकार नहीं होंगे, हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा जो है किस पर आधारित है? सुरक्षा पर, शक्ति के संतुलन पर, राष्ट्रवाद पर, निशस्त्रीकरण पर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 4 सही हो जाएगा, निशस्त्रीकरण। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया है? ऑप्शन 1 है क्विंसी राहट, ऑप्शन 2 है जॉर्ज श्वार्जेनर बर्गर, ऑप्शन 3 है N.J. स्पाइकमैन, ऑप्शन 4 है लॉर्ड कासलेरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 सही हो जाएगा, जॉर्ज श्वार्जेनबर्गर। तो इसको याद रखेंगे, बर्गर से याद रख लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का जो वर्णन किया गया है वह बर्गर महोदय द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति संतुलन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन 1 है अर्नेस्ट वी हैस ने, मार्गेनथाउ ने, पामर एवं पार्किंसन ने और गेस्की ने। तो किसने किया था दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 सही हो जाएगा, मार्गेनथाउ ने, ठीक है। सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया था? तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, मार्गेनथाउ। अगला है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय हित, परिवर्तन हित, शांति समझौता। तो इसमें से आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट में बताना है कि इस 65 का आंसर क्या होगा। अगर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। हमको नहीं लगता है कि इसका सही कोई आंसर दे पाएगा, ठीक है। आप लोग अगर जानते हैं कि क्या होगा आंसर तो कमेंट कर बताइए। अगला वीडियो में हम 65 का आंसर बता देंगे। क्वेश्चन है विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? इसमें आप बताइएगा अगर आपको मालूम हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं कि अभी आपकी तैयारी कितने % तक हो गई है। अगर किसी एग्जाम पीजीटी का अगर टीजीटी का देना चाह रहे हैं तो आप कितना तैयार हैं? क्या 80-90% तैयार हो गया है आपका सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहिए, क्वेश्चन पेपर करते रहिए। और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी की बुक को प्रीफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।